बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है वो साइज को हम लेके चल रहे थे। कल हमने कुछ इसके शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम इससे का शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वो क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा आज जो है वो 2.9 है। इसमें वो क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू ऐड अ वेक्टर क्वांटिटी टू अ स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन ये है, क्या स्केलर क्वांटिटी में वेक्टर या फिर वेक्टर क्वांटिटी में स्केलर को जमा किया जा सकता है, यानी कि ऐड किया जा सकता है। तो इसका आंसर नो है। नो इट इज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है, रीजन नीचे लिखी हुई है। आपको भी पता है कि सबसे पहले वेक्टर्स और स्केलर क्वांटिटीज होती क्या हैं। वेक्टर क्वांटिटीज वो वाली क्वांटिटीज होती हैं जिनको मैयत जब हम करते हैं तो हमें उसको बयान करने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर होती हैं, एक तो उसकी मैग्नीट्यूड और दूसरी उसकी डायरेक्शन। और एक जो स्केलर्स हैं वो सिंपल हमें मैग्नीट्यूड से भी हम उनको बयान कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कि ना मैं 5 किलोग्राम शुगर, तो 5 किलोग्राम जो चीनी है उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नहीं और भी इस तरह की जितनी भी क्वांटिटी आएंगी जिनमें हमें डायरेक्शन बताना जरूरी नहीं होगा। ठीक है, और कुछ क्वांटिटी को बयान करने के लिए हमें डायरेक्शन भी रिक्वायर होगी। तो फिजिक्स के अंदर देखा जाए तो फोर्स, अब फोर्स एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हम लगाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से फिर उसको हम वेक्टर क्वांटिटी में शामिल करते हैं। तो यही उसकी मेन जो पहचान है कि जिनमें दोनों चीज़ें रिक्वायर होंगी तो वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो अब हम देखते हैं बहुत फिजिकल क्वांटिटीज। जाहिर है आपको पता है कि वेक्टर और स्केलर्स जो दोनों क्वांटिटीज हैं वो फिजिकल क्वांटिटी हैं और डिफरेंट इन देयर फिजिकल नेचर। तो ये जो मैंने बात की है कि ये फिजिकल नेचर में एक दूसरे से डिफरेंट है। तो कैसे डिफरेंट है, ये नीचे वही बात लिखी हुई है। स्केलर है मैग्नीट्यूड ओनली, स्केलर के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है, while vector have magnitudes as well as direction। तो देखें जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है उसके अंदर दोनों चीजें हैं, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है। तो इट मींस हम कभी भी वेक्टर क्वांटिटी को स्केलर में ऐड नहीं कर सकते और ना ही स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर के अंदर ऐड कर सकते हैं। ये हमेशा याद रखना है, हमेशा एक जैसी फिजिकल क्वांटिटी आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती है। तो इसके बाद नीचे एक और चीज इसमें आप याद रख सकते हैं या लिख सकते हैं, स्केलर कैन बी एडेड बाय सिंपल अरिथमेटिक रूल्स। ये जो आपके आम अरिथमेटिक रूल्स हैं एडिशन के इस तरह से या सब्ट्रैक्शन के, उनसे आप कर सकते हैं स्केलर क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। व्हाइल वेक्टर कैन बी एडेड बाय स्पेशल रूल। स्पेशल रूल्स उसके कौन से हैं, वेक्टर अलजेब्रा। ये यानी कि आप कह सकते हैं कि वेक्टर को ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए स्पेशल रूल्स हैं जो कि अरिथमेटिक रूल्स है जो हम आम रूल पढ़ते हैं उनसे डिफरेंट है और इसको वेक्टर अलजेब्रा कहते हैं। तो ये भी आप बता सकते हैं हम वेक्टर को स्केलर में इसलिए भी ऐड नहीं कर सकते क्योंकि वेक्टर एडिशन के अंदर वेक्टर अलजेब्रा यूज होता है, जबकि स्केलर के लिए आप सिंपल रूल या सिंपल अरिथमेटिक रूल्स यूज कर सकते हैं। ये था हमारा आज का पहला क्वेश्चन, यानी कि 2.9। अब चलते हैं 2.10 पे। वो क्या कहते हैं, कैन यू ऐड 0 टू नल वेक्टर। अब एक बात याद रखनी है, नल वेक्टर की वैल्यू भी 0 होती है। ठीक है नहीं, और 0 जो हमारा है वो भी 0 है। तो क्या उसने कहा है कि क्या आप यानी कि 0 को नल वेक्टर में ऐड कर सकते हैं। तो इसमें फर्क एक ही चीज का है, नल वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है नहीं, तो इसको आपको पता है कि 0 के ऊपर वेक्टर नोटेशन भी डालते हैं जब लिखते हैं, जब हम इसको किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर रहे हो। तो इसका आंसर क्या है, नो इट इज नॉट पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है, वही बात, 0 इज अ स्केलर क्वांटिटी। जो आप हमारा सिंपल 0 है यानी कि जो 1 से पहले आता है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, उसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। आप कह सकते हैं कि व्हाइल नल वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है, नल वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वही जो ऊपर वाले क्वेश्चन में बात थी वही इसमें भी है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो बात फिर क्या हुई कि नल वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड 0 इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो वी कैन नॉट ऐड स्केलर इनटू वेक्टर और वेक्टर इनटू स्केलर। तो हम स्केलर को वेक्टर या फिर वेक्टर को स्केलर में ऐड नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसकी रीजन ऊपर वाले क्वेश्चन में इन डिटेल डिस्कस की जा चुकी है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसमें कि 0 स्केलर है और दूसरा जो आपके पास नल वेक्टर है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2.11। अच्छा जी, 2 वेक्टर्स ऑफ अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स। आपको कह रहा है कि आपके पास 2 वेक्टर हैं और उनकी मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। कैन देयर सम इक्वल टू 0, क्या उनका सम 0 हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास वेक्टर ए की लेंथ इतनी है
ठीक है नहीं, और कह सकते हैं कि वेक्टर बी इतना है। तो दोनों की लेंथ अनइक्वल है इस केस के अंदर जी। जो मैंने फिर आपके उधर फिगर बनाई है, दो वेक्टर लिखे हैं, वो भी अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड्स हैं, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि अगर ये वेक्टर हूं तो क्या इनका सम जीरो हो सकता है? देखिए अगर तो सेम डायरेक्शन में होंगे तो फिर तो सम जीरो मुमकिन ही नहीं है। अगर इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में करें तो फिर भी सम जीरो मुमकिन नहीं है। क्यों? इसकी मैग्नीट्यूड से ज्यादा है। सम तभी जीरो हो सकता है जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, एक कंडीशन। दूसरा ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, जितना वेक्टर ए है उतना ही बी हो, और इस बी की डायरेक्शन भी इसके ऑपोजिट हो, और हम फिर इनको ऐड करें तो इनका सम जीरो आ सकता है। यही इसका आंसर लिखा हुआ है। नो देयर सम कैन नॉट बी जीरो, इनका सम जीरो कभी भी नहीं हो सकता या नहीं होगा। देयर सम कैन बी जीरो, इनका सम जीरो हो सकता है ओनली, दो चीजें उसने आगे बयान की हैं। व्हेन टू वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड, पहली बात क्या है कि उनकी मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। और दूसरी जो बात उसने कहा है कि ऑपोजिट इन डायरेक्शन या ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो वेक्टर्स अगर अनइक्वल मैग्नीट्यूड वाले हों तो उनका सम कभी भी जीरो नहीं होगा, और जीरो तभी हो सकता है जब वो सेम मैग्नीट्यूड के और अपोजिट डायरेक्शन में हों। तो फिर वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। और आपको भी पता है कि अगर हमारे पास वेक्टर ए इससे लेफ्ट टू राइट हो और इसी तरह वेक्टर बी हमारे पास राइट टू लेफ्ट हो तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो, तो इनका रिजल्ट अगर निकालें a प्लस इंटू माइनस बी लिखेंगे फिर, ठीक है नहीं, तो ये कितना आएगा? जीरो आएगा, कैंसिल हो जाएगा अगर ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? अनइक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर जीरो हो सकते हैं? तो नहीं हो सकते। ओके, तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.12, ये जो 12वां क्वेश्चन है दूसरे चैप्टर का, उसको हम डिस्कस करते हैं। वो क्या कहते हैं? शो दैट द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर। अब उसने दो चीजें की, एक तो कहा है कि अगर दो वेक्टर हों और उनका सम लें, और दूसरी बात उसने कही है कि और अगर उनका डिफरेंस दिया जाए, डिफरेंस मीन के दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाए ऑफ इक्वल लेंथ, और वो वेक्टर परपेंडिकुलर भी हो एक दूसरे के, 90 के एंगल पे भी हो, और वो इक्वल इन लेंथ भी हो, ठीक है। फिर क्या होगा? उसने कहा कि आर आल्सो परपेंडिकुलर एंड ऑफ सेम लेंथ। उसने कहा कि जो उनकी मैग्नीट्यूड होगी वो भी, तो कह सकते हैं दोनों वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हम लेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करने से, एक बार ऐड करने से, तो उनकी जो लेंथ होगी रिजल्टेंट वेक्टर की वो भी इक्वल आएगी। हम सबसे पहले चलते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन पे। तो क्या कहेंगे? सबसे पहले दो वेक्टर कंसीडर करेंगे। कंसीडर वेक्टर 2, यानी कि एक वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। सबसे पहला काम हमने ये किया। फिर हमें दिया हुआ है कि ये जो इन वेक्टर हैं ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, तो ये मैंने दूसरा स्टेप लिखा, वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर बी की मैग्नीट्यूड। ये कहां से लिखा? क्वेश्चन की स्टेटमेंट से। एक और बात हमें दी हुई थी कि वेक्टर आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मीन के 90 के एंगल पे है, तो इट मींस कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो मैंने चीजें लिखी हैं तीनों, ये कहां से लिखी हैं? जो हमें स्टेटमेंट दी वहां से। आगे बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल से हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। सिंपल, कोई भी पॉइंट ओरिजिन लिया, फिर वेक्टर ए आपने एक्स डायरेक्शन में ले लिया और वेक्टर बी आपने किसी और डायरेक्शन में ले लिया, तो देखने वेक्टर बी इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर लेना था। देखने ये वेक्टर अगर ए आपके पास ये है तो ऑफ कोर्स वेक्टर बी बिल्कुल इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि वेक्टर दोनों आपस में परपेंडिकुलर है 90 के एंगल पे। तो इनका अगर सम निकालना होगा तो हमें पता है फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिलाते हैं, दिस इज हेड टू टेल रूल। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट आता है जो पहले भी आप डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसको आर लिखते हैं और ये ए प्लस बी होगा। और अगर यही इसी में हमने सब्ट्रैक्शन कैलकुलेट करनी हो तो हमें इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ता है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन वेक्टर की इसमें एक ही चीज का फर्क है। वो फर्क क्या है कि इसमें सिर्फ डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, तो फिर वेक्टर भी हमें ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। तो यही इधर भी किया हुआ है। और ये दोनों वेक्टर आपस में कितने एंगल पे? ये सामने ड्रॉ भी मैंने किया हुआ है 90 डिग्री के एंगल पे, ये उसने दिया हुआ था। फिर नेक्स्ट काम जो हमने किया है, हमने पहले इनका सम कैलकुलेट करना है। तो वेक्टर ए एंड बी का जो सम होगा रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। सिंपल, जो मैंने ये ड्रॉ करके आपको अभी अभी बताया है। तो इसमें एंगल आपको पता है कि कितना 90 डिग्री है, और ये आपस में वेक्टर हमारा ए और जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो 45 डिग्री बना रहे हैं। तो ये था पहला एडिशन वाला काम हमारा। अब नेक्स्ट
अगली बात की तरफ चलते हैं। क्या उसने हमें डिफरेंस का भी कहा था। देखिए सम के बाद उसने क्या कहा था कि उनका डिफरेंस भी आप लेना है, तो फिर आपने बताना है उसके बाद। डिफरेंस लेंगे तो सिंपल, मैगी जो आपका ओरिजिन था जहां से वेक्टर ए आपने ड्रॉ किया हुआ था, ठीक है नहीं, अब इसका वेक्टर बी आप पहले आपने वेक्टर बी इससे ऊपर वाली डायरेक्शन में ड्रॉ किया था। अब ज़ाहिर है डिफरेंस लेने के लिए इसको अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करना है, तो वेक्टर क्या करेंगे इसको बी, तो इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो इस तरह r इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास r इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस इंटू माइनस b वेक्टर, या फिर r इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b। बिल्कुल सिंपल वही बात जो इधर लिखी हुई है वही मैंने आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया, ठीक है नहीं। सिर्फ हमने क्या किया कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन ली, ठीक है नहीं। ये एंगल भी आपका 45 डिग्री और ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर थे तो मीन के 90 डिग्री, ठीक है। जो इधर बात फिगर में लिखी हुई है बिल्कुल वही ड्रॉ करके आपको बताइए। ये क्यों हमने अपोजिट लिया, क्योंकि जब भी हम डिफरेंस लेते हैं तो जस्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वेक्टर भी एक ही फर्क है कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर देते हैं। फिर इसके बाद अच्छा जी वेक्टर एक और था तो इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, तो वेक्टर r की मैग्नीट्यूड आएगी a का स्क्वायर प्लस वेक्टर b का स्क्वायर अंडर रूट। फिर इसी तरह r प्राइम कह रहे हैं हम, जब हमने डिफरेंस दिया उसका उस केस में जो मैग्नीट्यूड आएगी तो हमने कहा a इंटू माइनस बी का स्क्वायर। जब डिफरेंस दिया तो अब देखें ये माइनस b का होल स्क्वायर है तो प्लस b स्क्वायर ही आएगा, तो ये इक्वेशन ये आ गई। अब देखिए चाहे आपने एडिशन की या सब्ट्रैक्शन की, दोनों केसेस में आपने एक बात नोट की है, अगर सब्ट्रैक्शन करें तो r प्राइम या फिर एडिशन करें तो r वेक्टर जो रिजल्ट हमें लास्ट में मिलता है रिजल्टेंट वेक्टर, इसमें राइट साइड दोनों की इक्वल आ रही है। मतलब ये हुआ कि इक्वेशन 1 को आप कह सकते हैं इज इक्वल टू इक्वेशन 2। अब एडिशन वाली और सब्ट्रैक्शन वाली इक्वेशंस बराबर आ रही हैं तो दोनों को इक्वल लिखेंगे, r वेक्टर इज इक्वल टू r प्राइम वेक्टर। फिर आप कह सकते हैं यहां तक एक बात क्लियर होगी क्या कि दोनों वेक्टर की जो लेंथ है वो इक्वल है। दोनों वेक्टर की जो रिजल्टेंट हमने निकाले हैं उनकी दोनों केसेस के अंदर लेंथ क्या आई है, इक्वल आई है। अब हमने ये भी प्रूव करना है कि सेम लेंथ के साथ साथ क्या प्रूव करना है कि ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर थे। अब हम एंगल की बात करेंगे, ठीक है नहीं। तो पहली बात हमने प्रूव कर दी है क्या कि इनकी जो लेंथ है रिजल्टेंट वेक्टर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन में वो क्या आई है, इक्वल आई है। अब हम नेक्स्ट इसके पार्ट डी पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन में इससे पहले दिया हुआ है, परपेंडिकुलर प्रूव करना है। तो आपको पता है कि एज वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी इन मैग्नीट्यूड, ये लिखा हुआ है, यही इधर हमने लिखा। एक और बात, मेजर एंगल, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको मेजर एंगल पढ़ते हैं किसका, मेजर एंगल ओ एम और एल। आप देखें ये ऊपर एक ट्राइंगल बन रही है, क्या बन रही है बेटा, ट्राइंगल बन रही है। इसमें देखें और ये ट्राइंगल बिल्कुल नीचे वाले ट्राइंगल के बिल्कुल इक्वल है, तो ये कहेंगे कि आप मेजर एंगल ओ एन, ओ से इसको एन का नेम दिया हुआ है, ओ एन एम, मतलब कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल हैं। और फिर इन इसका एंगल भी 45 है और इसका एंगल भी ओरिजिन के साथ 45 है। ये बात आपको क्लियर होगी कि ये हमने क्यों लिखा है, ये क्योंकि हमारे केस के अंदर इस केस में दो ट्राइंगल बनी है जो कि आपस में बिल्कुल इक्वल है, तो उनके मेजर एंगल लिखें। फिर अगर हमने टोटल एंगल रिजल्टेंट का निकालना हो या फिर जब हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया उसका, तो क्या होगा, हमारे पास एक और ट्राइंगल भी बनी है, देखिए ओ एल और एन, ये भी एक हमारे पास टोटल जो बनी है, इसके एंगल किसके बराबर होंगे, इसको आप ओ मेजर एंगल ओ एल एन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक, ये पूरे का पूरा इज इक्वल टू दो हिस्से जो इसके, कौन सा, मेजर एंगल ओ एम एल और ओ एन एम, दोनों का सम करेंगे तो 45 डिग्री अगर इसका एंगल है तो इसका 45 है, तो टोटल एंगल 90 डिग्री होगा। कितना होगा, यही अगर 90 डिग्री एंगल हो तो आप क्या कह सकते हैं कि जो वेक्टर हमारे पास रिजल्टेंट आया है या रिजल्टेंट जो लेंथ आई है दोनों की केसेस में, सब्ट्रैक्शन में और एडिशन में, वो आपस में भी परपेंडिकुलर है, वो भी परपेंडिकुलर है। मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास वेक्टर आपस में दो परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर भी जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केसेस में उनकी मैग्नीट्यूड आपस में क्या आती है, इक्वल भी आती है, और वेक्टर फॉर्म में अगर कहें तो वो परपेंडिकुलर भी आती है। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन अभी तक। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
जी अभी जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट, तो हमने 2.14 स्टार्ट किया, 13 को हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है, द टू वेक्टर टू बी कंबाइंड हैव मैग्नीट्यूड, हमारे पास अगर दो वेक्टर हों और अगर हम उनको कंबाइन करें और वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड एक की हो 60 न्यूटन और दूसरे की हो 35 न्यूटन, यानी कि आप कह सकते हैं ये फोर्स लिखी हुई है, फोर्स के दो आपको वेक्टर दिए हुए हैं, एक की है 60 न्यूटन और दूसरे की मैग्नीट्यूड है 35 न्यूटन, यानी कि 60 और 35 न्यूटन। पिक द करेक्ट आंसर, इनमें से कोई एक करेक्ट आंसर पिक करना है। तो सबसे पहले तो करेक्ट आंसर वैसे ये लास्ट में पिक करना चाहिए आपको, क्योंकि पहले इसको डिटेल से डिस्कस करके। वैसे इसका करेक्ट आंसर है 70 न्यूटन। अब 70 न्यूटन कैसे है ये हम देखते हैं। आपको पता है कि दो वेक्टर हमारे पास हों और उनका अगर हम सम कर रहे हो तो उनकी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड तभी आ सकती है जब वो पैरेलल हो, मतलब कि सेम डायरेक्शन के अंदर हो। और उनकी जो मिनिमम मैग्नीट्यूड है वो कब आती है, या मिनिमम सम कब आता है, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो हमने पहले इनकी रेंज चेक करनी है कि करेक्ट आंसर की रेंज मैक्सिमम में कहां तक हो सकती है और मिनिमम में कहां हो सकती है। सम ऑफ टू वेक्टर्स इज मैक्सिमम, अगर वेक्टर आपके पास दो हों और उनकी उन दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगी या सम उनका मैक्सिमम होगा व्हेन दे आर पैरेलल, अगर वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हो। मतलब अगर वेक्टर ए इधर है आपका इस डायरेक्शन में, तो वेक्टर बी भी इस डायरेक्शन में हो, तो दोनों का जो सम आएगा वो इसकी लेंथ इसके साथ ऐड होकर बना देगी। तो इट मींस ये दो वेक्टर पैरेलल होंगे तो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड या मैक्सिमम सम मिलेगा। तो हमारे केस में दो वेक्टर ही है ना, इसी को मैं ए कह देता हूं। ए हमारे पास कितना है 60 न्यूटन और बी कितना आपके पास 35 न्यूटन, ठीक है। अब देखिए ये पहले केस में मैंने पैरेलल ले लिया और कहा कि इनका सम मैक्सिमम हो सकता है, मैंने मैक्सिमम कब हो सकता है, अगर ये पैरेलल हो तो इन दोनों का सम फिर हमारे केस में क्या आएगा 60 + 35 तो 95 न्यूटन। मतलब हुआ ये इस बात का कि हमारे पास इन दो वेक्टर का जो मैक्सिमम सम है वो पैरेलल होने की सूरत में ये आता है। अब हम चलते हैं कि मिनिमम सम हमारा क्या हो सकता है। सम ऑफ टू वेक्टर, यही वेक्टर जो है इज मिनिमम, कम से कम, यानी कि सबसे छोटा सम कब कम से कम वैल्यू देगा व्हेन दे आर अपोजिट टू ईच अदर, जब वो एक दूसरे के अपोजिट समझ में हो। मसलन अगर ये आपके पास वेक्टर ए था जो कि 60 न्यूटन था और वेक्टर बी आपके पास इधर आ जाएगा इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड थी वो कितनी थी आपके पास 25 न्यूटन। जाहिर ऑफ कोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपको पता है कि जो आपका बड़ा वेक्टर है उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सिंपल। तो 60 - 25 हम अपने केस में करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 ऑफ कोर्स 25 न्यूटन, ठीक है नहीं। और ये 35 था, ये वेक्टर बी था वो हमारा 35 था, ठीक है। और 35 को हमने माइनस किया 60 में से, तो आंसर क्या आ गया। मतलब हुआ कि हमारे जो दो वेक्टर हैं इनका मैक्सिमम सम कितना हो सकता है 95, और अगर इन्हीं का मिनिमम सम निकालें ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर रखें तो मिनिमम कम से कम वैल्यू इनकी 25 हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 4 में हो सकती है 95 और 25। अब देखिए हमारे जो ऑप्शन थे, पहले ये बात समझ लें कि हमारा आंसर 25 से कभी भी छोटा नहीं आ सकता, क्योंकि मिनिमम सम इतना पॉसिबल है इस केस में, और मैक्सिमम सम 95 है, तो इसका मतलब है कि 95 से कुछ बड़ा कभी भी आंसर नहीं आ सकता। पहला जी 100 ऑप्शन, 100 इज ग्रेटर देन 95, तो हमारी मैक्सिमम जो रेंज थी वो 95 तक होनी थी करेक्ट आंसर की। तो इट मींस कि ये 100 जो न्यूटन है ये ऑप्शन क्या हो गया, ये आ ही नहीं सकता। हम आते हैं 20 पे, ऑप्शन सी पे। 20 में देखें ये हमारी मिनिमम रेंज है 25, हम यानी कि 95 से बिलो अगर आते हैं तो हमारा आंसर 25 तक आएगा, इससे मिनिमम वैल्यू नहीं आ सकती, 25 से बिलो नहीं आ सकती। तो इट मींस कि 20 भी मुमकिन नहीं है। अब देखें थर्ड ऑप्शन था हमारा 70, जो कि हमने टिक किया और कहा कि ये करेक्ट आंसर है। ये हमने क्यों करेक्ट किया, कहा इस वजह से कहा कि देखिए 70 जो है वो 25 और 95 के दरमियान में है, मतलब कि इसी के रेंज के अंदर है, ना तो वो हमारा 70 न्यूटन है 95 से ना तो ग्रेटर देन है और ना ही 25 से बिलो है। तो इट मींस क्या हुआ, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो आंसर है इस दोनों की रेंज के दरमियान वाला टिक करेंगे। 20 मुमकिन नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारी वैल्यू 25 से कम आ ही नहीं सकती 25 से, तो 20 फिर तो 100 बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम
बी की अगर वैल्यू लें तो वो 95 आती है। हाँ जी, आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.15, 15 नंबर क्वेश्चन सेकंड चैप्टर। सपोज द साइड्स ऑफ क्लोज पॉलीगॉन। आपके पास एक पॉलीगॉन है और उसकी जो साइड्स हैं उनको आपस में क्लोज आपने किया हुआ है। रिप्रेजेंट द वेक्टर अरेंज्ड हेड टू टेल रूल। और आपने उन वेक्टर को जो आपस में ऐड किया वो हेड टू टेल रूल इस्तेमाल करके किया है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा एक बात, पॉलीगॉन आपको पता है कि जो 6 साइड वाली फिगर को हम पॉलीगॉन कहते हैं। तो अब देखिए, सम ऑफ दीज वेक्टर्स इज 0। इन तमाम के तमाम वेक्टर का सम क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। दूसरी बात, क्यों आएगा 0? ये लिखा हुआ है हेड। अब देखें ना, हेड टू टेल रूल में हमने कल भी एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा था कि अगर आपके पास पहले वेक्टर की जो टेल है लास्ट वेक्टर के हेड से अगर कनेक्ट होती है तो उसका आंसर 0 होता है। ये रूल है। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, ई एंड एफ, ये सारी की सारी क्या है? साइड्स ऑफ पॉलीगॉन है। साइड्स ऑफ पॉलीगॉन है। तो इसमें हुआ क्या है? हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर, हमारे पास लास्ट वेक्टर कौन सा था? एफ। एफ का हेड कनेक्टेड है। हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर कोइंसाइड्स विद द टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। ये पहला वेक्टर था तो ये इसकी हेड थी और ये टेल, मतलब कि लास्ट वेक्टर का जो हेड है वो कोइंसाइड हो रहा है किसके साथ? टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। इस वजह से ये क्या होगा? इसका पॉलीगॉन का आंसर क्या होगा? 0 होगा। ये बात आपको क्लियर होगी। इसको एक बार फिर थोड़ा देख लें कि ये हमारे पास जो पहला क्वेश्चन था, मतलब कि जो भी हम स्टडी कर रहे थे 14 वाला, इसमें उसने कहा था कि दो वेक्टर हैं उनको कंबाइन करें जिनकी मैग्नीट्यूड ये हो, तो पॉसिबल करेक्ट आंसर क्या बन सकता है? तो हमने कहा कि 17 न्यूटन बन सकता है, जो कि न्यूटन के अंदर वेक्टर दिए हुए थे। फिर हमने कहा सम ऑफ टू वेक्टर मैक्सिमम कब हो सकता है? जब उन दोनों को पैरेलल रखेंगे और उनकी जो मैग्नीट्यूड है उनको सम ऑफ करेंगे तो 95 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है नहीं? तो अगर हम सेकंड केस लेते हैं तो उसमें क्या कर सकते हैं? मिनिमम अगर सम उनका निकालेंगे तो कैसे? कि उनको अगर अपोजिट डायरेक्शन में रखेंगे तो इसका मतलब है कि या तो हमारे पास 95 न्यूटन मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है या मिनिमम 25 न्यूटन वैल्यू आ सकती है यूनिट में इस वेक्टर की। तो हमारी रेंज जो है करेक्ट आंसर की, ये लिखा भी हुआ है मैंने, सो द रेंज ऑफ करेक्ट आंसर फ्रॉम 25 टू 95। तो इसके दरमियान किसी भी जगह पे हो सकता है। तो हमारे ऑप्शन के अंदर ये दो वैल्यूज तो इस रेंज से ऑफ थी और ये रेंज के अंदर आ रही थी, तो ये हमने लिख दिया। तो लास्ट ये वाला पॉलीगॉन का तो वो मैंने बताया था, कल भी हमने एक शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था। अगर हमारे पास पहले वेक्टर की जो यानी कि टेल है लास्ट वेक्टर के हेड से अगर कनेक्ट हो जाती है तो चाहे ट्रायंगल की फॉर्म में हो चाहे पॉलीगॉन की फॉर्म में हो, जिस तरह से भी हो, तो उसका आंसर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो इसका फिर आपका सम जो आएगा पॉलीगॉन की फॉर्म में 6 वेक्टर्स लेके 0 आएगा। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह कल स्टडी करेंगे। तब तक अल्लाह।